गुप्त वंश की हम बात कर लेते हैं। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। घटोत्कच गंगा व काशी के घाटों में अपनी महत्ता स्थापित की थी उसने। पहला स्वतंत्र शासक 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त काल का इतिहास बताने वाले साधन। प्रयाग प्रशस्ति वह लेख जो किसी की प्रशंसा में लिखा गया हो। अभिलेखों से एरण का अभिलेख गुप्तकालीन समाज की जानकारियाँ मिलती हैं। कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय के अभिलेख सर्वाधिक मिले हैं। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त गुप्तों का इतिहास। गुप्तों की जाति को लेकर मत संभवतः गुप्त प्रारंभिक काल में कुषाणों के अधीन थे। विद्वान गौरी शंकर ओझा आरसी मजुमदार जो है वो इनको क्षत्रिय बताते हैं गुप्तों को। केपी जायसवाल जो है वो इनको शूद्र बताते हैं गुप्तों को। रोमिला थापर अल्टेकर जो है वो इनको वैश्य बताती हैं। हेमचंद्र चौधरी जो है वो इनको ब्राह्मण बताते हैं। प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र अभिलेख जो पूना में है अपने आप को धारण ब्राह्मण बताया है इन्होंने। वाकटक वंशी ब्राह्मण थे। इनका वंश वैदिक धर्म था। श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का शासक था परंतु स्वतंत्र शासक था। घटोत्कच 275 से 319 ईस्वी में यह किसी राजा के अधीन ही शासक रहा था। गंगा के घाटों में अपनी महत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त नहीं सॉरी ईसा पूर्व नहीं था, ये ईसा के बाद में ही था। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और अपने राज्याभिषेक पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर वैवाहिक संबंध के रजत सिक्के जारी किए। इसके बाद में समुद्रगुप्त आता जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने इसको कहा था। सर्वाधिक जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है इनकी। समुद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी का पुत्र था ये। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कुमार अमात्य। महादंड नायक संधि विग्रहिक व महादंड नायक हरिसेन ने रचना की थी। समुद्रगुप्त लिच्छियों का दोहित्र होने पर गर्व महसूस करता था। कार्यकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त का काल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से ही गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। खरे समुद्रगुप्त ने धरणि बंद जाति का अनुसरण करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया। इसी नीति पर अनुसरण करते हुए इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। आर्यावर्त उत्तर में और दक्षिणापथ में 10 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त उत्तर में 9 राजाओं को पराजित किया। इसमें प्रसन्न बौद्ध रणनीति अपनाई थी इसने। अच्युत नागसेन गणपति वाघ प्रमुख राजा थे जिनको हराया था। आसपास के क्षेत्रों में बलपूर्वक राजाओं को पराजित कर उनका साम्राज्य ले लिया था। और दक्षिणापथ में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी इसने। राजाओं के साम्राज्य को जीत कर उन्हें एक नियंत्रण में के साथ वापस दे देना। प्रसन्न बौद्ध प्रसारण और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी इसने। और तीसरी इसकी नीति थी प्रचाकीकरण। इसके तहत समुद्रगुप्त अन्य राजाओं की अपनी सेवा में रख लेता था। कर दानाज्ञाकरण प्राणागमन संबंधित राजा समुद्रगुप्त को कर देता था। सीमावर्ती राज्यों हेतु कन्योपायन संबंधित राज्यों से वैवाहिक संबंध। भ्रष्ट राज्योत्सन राजवंश प्रतिष्ठा। इसके तहत हारे हुए राज्यों को पुनः जीता जाता था। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था एवं अपने साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था। समुद्रगुप्त उपाधि अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक। समुद्रगुप्त महान नेता होने के साथ साथ महान कवि भी था वह कला प्रेमी भी था। सिक्कों पर इसकी उपाधि कवि राज एक सिक्के पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। यह महादंड नायक संधि विग्रह का कुमार मात्य भी था। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। इसे धर्म प्रचार बंधु की उपाधि प्रयाग प्रशस्ति में दी गई। यह सांप्रदायिक सद्भाव वाला राजा था। इसके काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अपना दूत गुप्त दरबार में भेजा और गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी और समुद्रगुप्त ने अनुमति दी। समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु को आश्रय दिया। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर की तलहटी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, पश्चिम में उज्जैनी, दक्षिण में नर्मदा तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414
ईस्वी में। रचना देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त के अनुसार रामगुप्त नामक कमजोर शासक हुआ था। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। शक आक्रमण हुआ रामगुप्त पे। रामगुप्त ने अंकों से दूराचारी संधि कर ली शकों से दूराचारी संधि कर ली। चंद्रगुप्त ने शकाधिपति को मारकर शकारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजा बना तथा शकों को पराजित कर शकारी की उपाधि धारण की। शकारी शकों को मारने वाला उपाधि तात्पर्य गृहित पिता द्वारा चुना गया। विक्रमादित्य परम भागवत ब्राह्मण धर्म को मानने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी विष्णु का उपासक। देवश्री देव विक्रम देवगुप्त विक्रमांक प्रतिरथ अजित विक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को इसकी विजय से ज्यादा कला हेतु याद किया जाता है। इसके दरबार में नवरत्न मौजूद थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरि, महान आयुर्वेदाचार्य वराह मिहिर, महान गणितज्ञ अमर सिंह कोशकार, डिक्शनरी रचयिता, शब्दकोश, वास्तुकार शंकु, छप्पड़क, रत्न फलित, ज्योतिष, वेताल भट्ट, जादूगर, वर रुचि, व्याकरणविद, घटक पर, महान कूटनीतिज्ञ। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में धातु कला भी उत्कृष्ट थी। लोह स्तंभ महरौली कुतुब मीनार परिसर में बनवाया। लोह स्तंभ के पास प्रशस्ति में चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। साम्राज्य विस्तार हेतु वैवाहिक संबंधों की स्थापना की। नागवंश की राजकुमारी कुबेरनामा से स्वयं ने विवाह किया तथा इसकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह इसने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे प्रभावती गुप्ता के। इनकी सुरक्षिता करते हुए शासन अपने पिता को सौंप दिया। तीसरा वैवाहिक संबंध कदम्ब वंश के राजा काकुस वर्मन की बेटी के साथ कुमार गुप्त का विवाह किया। चंद्रगुप्त के काल में महान चीन यात्री फायान भारत आया था 399 से 414 ईस्वी। इसकी यात्रा वृतांत थी फोयो की। इसकी वापसी की यात्रा पाटलिपुत्र से शुरू हुआ। इसने किसी राजा का उल्लेख नहीं किया। कुमारगुप्त 415 से 454 ईस्वी। कुमारगुप्त के पिता चंद्र द्वितीय, माता विवादित ध्रुव देवी थी। कुमारगुप्त के शुरुआती वर्ष व अधिक इतिहास का पता विल्सड अभिलेख में तथा कुमारगुप्त की मृत्यु के वर्ष का पता इसके सिक्के से। कुमारगुप्त के प्रशासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख एमपी से मिलती है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के काल के प्राप्त हुए हैं तथा सर्वाधिक सिक्के भी इसी के मिले हैं। सोने व चांदी के मयूराकृति के नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के समय में स्थापित की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से जुड़ी महायान शाखा की शिक्षाएं दी जाती थी। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा गया है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने लूट मचाई और आग जला दी। इसके अवशेषों पर यह पुनः स्थापित किया जाता था। कुमारगुप्त की उपाधियां महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र आदित्य, अश्वमेघ महेंद्र, गुप्त कुल व्योम, अजित महेंद्र, महेंद्र क्रम। इसके काल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त के पाए गए हैं। स्कंदगुप्त 454 से 467। इसके काल में हुणों का आक्रमण हुआ। मध्य एशिया की खानाबदोश प्रबल जाती थी। स्कंदगुप्त ने पराक्रम के साथ हुणों को भारत में प्रवेश करने से रोका। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। हुण मलेच्छ स्कंदगुप्त 454 से 467 ईस्वी देवादित्य व विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। काहोम स्तंभ लेख में यूपी इसे शक्रादित्य कहा गया है। आर्य मंजूश्री कल्प एक बौद्ध ग्रंथ है। जूनागढ़ अभिलेख में इसे श्री परीक्षितवज्ञा कहा गया है। सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणदत्त स्कंदगुप्त चक्रपाली ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। 460 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने चीन के राजा सांग के दरबार में अपना एक राजदूत भी भेजा था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया शक्रादित्य द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। सन 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों का सामना गुप्त साम्राज्य नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया। गुप्तों का
अंतिम महान शासक कुमारगुप्त तृतीय था। गुप्तों का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों का पतन। हूण। गुप्तों के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण हूणों का भारत में आक्रमण था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। इसकी मृत्यु के बाद हूण शक्तिशाली हो गए। हूणों के राजा। इनका भारत में पहला शासक तोरमान था। इसका उल्लेख धन्य विष्णु के एरण अभिलेख से मिलता है। जैन ग्रंथ कुवलय माला में भी तोरमान का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के बाद ये पावरफुल हुए थे। तोरमान ने चंद्रभागा नदी के पास पबैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। तोरमान के पश्चात उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना। यह ग्वालियर प्रशस्ति से तथा ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है। मिहिर कुल ने गुप्तों के आंतरिक भागों पर आक्रमण किया। मालवा के शासक यशोवर्मन ने मिहिर कुल को पराजित भी किया था। इस जीत के उल्लेख में मालवा में एक विजय स्तंभ बनाया गया। मगध के शासक नरसिंहगुप्त मल्लादित्य ने भी मिहिर कुल को पराजित किया था। गुप्तों के पराभव के बाद भारत में छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ। वल्लभी मैत्रेयी वंश का उदय हुआ। थानेश्वर में वर्धन या पुष्यभूति, कन्नौज में मोखरी वंश। गुप्त मगध के छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गए। गुप्तों के तहत सर्वप्रथम स्वतंत्र होने वाला प्रांत सौराष्ट्र था। लास्ट विष्णुगुप्त 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का पतन हो गया। इसका प्रशासन देख लेते। सत्ता का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। संपूर्ण शक्ति राजा के में निहित होती थी। राजा देवत्व सिद्धांत के आधार पर शासन करता था। राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की। राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त प्रशासन में भी मौर्यों, सातवाहनों, शकों, कुषाणों की विद्याओं का समावेशन दिखाई देता है। गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन के अधिकारी राजा, सेनापति, महाबलाधिकृत, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश, संधि विग्रहक, विदेश मंत्री, दंडपाशिक, पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी, विनय स्थिति संस्थापक, भंडारगार अधिकृत, राजकोषाध्यक्ष, महापक्ष पटलिक, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। पूर्व क्षेत्र को प्रांतों में बांटा गया जिसे भुक्ति कहा जाता है। प्रांत अधिकारी ऊपरिक, भोजपति, राजस्विक, भुक्ति, फिर इसके नीचे होते थे आहार, विषय इनका मुख्य होता था। विषयपति, इनसे नीचे होते थे विधियों, इसके नीचे होता था पेठ, गांवों का समूह है। इसके नीचे ग्राम होता था। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। नगरीय प्रशासन का अधिकारी पूर्वपाल या दुर्गांक नगर रक्षक होता था। अवस्थिक नामक अधिकारी धर्मशालाओं का प्रधान हुआ करता था। न्याय व्यवस्था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। दंड नायक, सर्वदंड नायक नामक अधिकारी भी थे। न्याय के 4 वर्ग बताए गए हैं। राजा श्रेणी, कुलपुग, पुलिस अधिकारी, दशापराधिक, उपरिक, चौरोद्रणिक, अंगरक्षक, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी थे। गुप्तचर, दूत, पुलिस कर्मचारी, भट्टी या भाट, ग्राम का मुखिया महतर कहलाता था। राजस्व व्यवस्था तथा विभिन्न कर। भूमि का स्वामी राजा होता था। यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। कर भाग कहलाता था। भाग उत्पादन का 1/6 भाग। भोग, राजा का प्रतिदिन फल फूल सब्जियां। उद्रंग, एक प्रकार का भूमि कर। भागवत प्रत्यय, विदेशी वस्तुओं पर आयात कर। गुप्तकालीन कला तथा संस्कृति। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला व सांस्कृतिक विकास के आधार पर अपने चरमोत्कर्ष पर गुप्तकाल में ही थी। गुप्तकाल को भारत का प्रथम क्लासिक युग कहा गया है। मंदिर निर्माण कला, भारत में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्तकाल से ही मानी जाती है। इस काल में कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। मंदिर में शिखरों का उपयोग किया जाने लगा। मंदिर निर्माण की शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, एकायतन शैली, पंचायतन शैली। गुहा मंदिर, गुफाओं में बना हुआ मंदिर। ब्राह्मण गुहा मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, हरिशरण के पुत्र वीरसेन द्वारा चंद्रगुप्त फर्स्ट के दरबारी विष्णु की वराह अवतार की मूर्तियां। बौद्ध गुहा मंदिर, अजंता की गुफा 16 व 17 नंबर की गुफा गुप्तकालीन है। अजंता की बाकी गुफाएं गुप्तकालीन उत्कृष्ट नमूना है। भाजा की गुफाएं हैं गुप्तकालिक मंदिरों के उदाहरण। भूमरा का शिव मंदिर,
नागौद मध्य प्रदेश। भित्री गांव का विष्णु मंदिर यूपी पंचायतन शैली। तिंगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में। सारनाथ का धम्मेक स्तूप ईंट से बना हुआ। लक्ष्मण मंदिर ईंटों से। नालंदा बौद्ध विहार बिहार में है। मूर्तिकला को स्वर्णकालीन मूर्तिकला जब बौद्ध मूर्तिकला को ज़्यादा तवज्जो देती थी। इसमें स्त्रियों की मूर्तियों में फूहड़पन था, नंगापन था। गांधार शैली व बाद में मथुरा शैली का प्रभाव था। पत्थर की मूर्तियां। सुल्तानगंज यूपी में महात्मा बुद्ध की 2 मीटर की ऊंची कांसे की मूर्ति है। फाहियान फोको की यात्रा वृतांत। मैंने बुद्ध की 25 मीटर ऊंची तांबे की मूर्ति देखी, पता नहीं चला। गुप्तकालीन मूर्तियां जो हैं वो बौद्ध धर्म के साथ साथ वैदिक देवी देवताओं, जैन मूर्तियों को भी आगे बढ़ाया। मूर्तियां सभ्य थी। नई नई कई शैलियों का विकास हुआ। धातु की मूर्तियां। बामियान अफगानिस्तान की मूर्तियां भी इसी काल की मानी जाती हैं। चित्रकला गुप्त काल से चित्रकला भी विकसित हुई। इस काल के अवशेषों को अजंता गुफाओं, बाघ गुफाओं और बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य प्राचीन कालीन भारतीय का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल में कई अद्वितीय रचनाएं, साहित्य ग्रंथ इत्यादि पुराण स्मृतियां लिखी गई हैं। रामायण व महाभारत का वर्तमान स्वरूप भी गुप्त काल में आया था। रामायण चतुर्विंशति संहिता 6000 श्लोक 12,000 वर्तमान 24,000। महाभारत सहस्त्री संहिता महाभारत जो है वो 1,00,000 श्लोक महाभारत कहलाती है। गुप्तकालीन शिक्षा के केंद्र काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, वल्लभी, अमरावती, उज्जैनी, कांची, पाटलिपुत्र, नालंदा। गुप्तकालीन साहित्य। नाटकों की विशेषता। ओनली सुखांत नाटक। भद्रजनों को संस्कृत पढ़ना बताया गया है। निम्न वर्ग के लोगों को प्राकृत बोलना दर्शाया गया है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता था। इनकी रचना थी कौटिल्य। भारत का मैकियावेली। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन था। प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किंग नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। शेक्सपियर की रचनाएं ओथिलो और हेमलेटो थे। प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया। रचना कालिदास की थी। ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्र में सारे कालिदास के थे। मालविका अग्निमित्र में पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी। अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का है। राजा दुष्यंत व कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला पर आधारित था। सर विलियम्स जॉन द्वारा इसका अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 सर्ग हैं। विक्रमो वंशियम नाटक भी कालिदास का है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है। चंद्रगुप्त मौर्य हेतु वृषल शब्द का यूज मुद्रा राक्षस में किया गया, जिसका मतलब होता है कि निम्न कुल का। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त का है। स्वप्नवास तथा भास का है। चारु दत्ता और भरुभंग भी भास के नाटक है। हर्षचरित बाणभट्ट का है। योगा चार वो है असंग का। रावण वध वत्स भट्टी का है। अमरकोश अमर सिंह का है। व्याकरण चंद्रगोमिन की व्याकरण है। हर्षवर्धन की नाग नंद प्रियदर्शी का रत्नावली है। बुद्धघोष की विशुद्धिमान है। वराहमिहिर की वृहत संहिता। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है। गणितज्ञ वर्गमूल व ये जो वराहमिहिर है इसने वर्गमूल व धनमूल निकालने की सिद्धांत। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है ये बताया था। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम बताने वाला आर्यभट्ट था और यह साबित करने वाला गैलीलियो था। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। आर्यभट्टियम आर्य भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक शून्य व दशमलव की खोज की। पहले 9 अंकों की खोज भी इन्होंने की। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि बताई, जिससे ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। पृथ्वी गोल है बताने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। पृथ्वी की अनुमानित परिधि भी इन्होंने ही बताई। सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा न्याय अवतार सिद्धसेन की है। हितोपदेश विष्णु शर्मा का है। नीति शास्त्र का मंदक का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। मिट्टी का खिलौना होता है। इसका मतलब एक गरीब ब्राह्मण तथा एक वेश्या के बारे में बताया गया है इसमें मृच्छकटिकम में। चिकित्सा संबंधी रचनाएं। धन्वंतरि सुक्त व वाग्भट मुख्य चिकित्सक हुए थे। देवताओं का वेद
धन्वंतरी रस चिकित्सा। धन्वंतरी सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुओं से भी चिकित्सा की जा सकती है। वाग्भट अष्टांग हृदय की रात अर्जुनियम भारवी की थी। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ज्यादातर कृषक वैश्य वर्ण के होते थे। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार शूद्र भी कृषि कार्य करते थे। विभिन्न प्रकार की भूमियों के नाम क्षेत्र, खेत व जोत। कृषि योग्य भूमि को जोत कहा जाता था। खील वह कृषि योग्य भूमि जो जोती ना गई हो। अपृहत जोती ना गई जंगली भूमि। चारागाह पशुचारण हेतु भूमि। ज्यादातर उद्योग धंधे कृषि पर आधारित थे। अलग अलग उद्योगों हेतु श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इंदौर तेलियों की श्रेणी। विदिशा हाथी दांत के कारीगरों। उज्जैनी अनाज उत्पादक। मथुरा आटा पीसने वाले। नासिक बुनकर। मंदसौर रेशम बुनकर। मुद्राएं स्वर्ण मुद्रा दिनार चांदी की मुद्रा रूपक। गुप्तकाल के दौरान विदेशी व्यापार का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन मसालों का व्यापार होता था रोमन से। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी तथा समाज के चारों वर्णों में स्पष्ट रूप से वर्ण भेद था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था गुण या कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गई। न्याय संहिता के अनुसार ब्राह्मण की तुलना तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र को विष जहर के समान बताया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र व वराह मिहिर ने बृहत संहिता में सभी वर्णों हेतु अलग अलग बस्तियों का विधान किया। फाहियान व हेवेनसांग के अनुसार 5 वे अस्पृश्य वर्ण चांडाल वर्ग का उल्लेख किया जिनके साथ भेदभाव किया जाता था। इस काल में शूद्रों को वेद या वैदिक साहित्य सुनने का अधिकार मिला। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति मिली जुली कही जा सकती है। अलग अलग पुस्तकें अलग अलग कह रही हैं। कई विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिला है। गुप्तोत्तर काल में बाल विवाह शुरू हो गए थे तथा पर्दा प्रथा चलन में था। सती प्रथा का पहला उल्लेख देखने को मिला। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रमाण है। विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दास प्रथा गुप्त काल में दास प्रथा थी। धीरे धीरे दास प्रथा दयनीय हो गई। नारद स्मृति ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में 5 प्रकार की शतरंज की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी।